नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जो भारत के अंतर्गत आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप भारत के अंतर्गत में नक्शे के अंतर्गत अगर देखेंगे तो नक्शे में आपको दिख रहा है जो भू आकृतिक उप इकाइयाँ है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। तो कौन कौन सी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हिमालय पर्वत यानी कि उत्तर भारत का जो विशाल यानी कि हम पहाड़ या पर्वत बोल सकते हैं। फिर विशाल मैदान की बात कर सकते हैं। फिर मध्य में उच्च भूमि देख सकते हैं, प्रायद्वीपीय पठार देख सकते हैं। उसके अलावा हम तटीय मैदान और द्वीप समूह, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी मिलकर क्या बनती है, भू आकृतिक उप इकाइयाँ। तो हम देख सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं सबसे ऊपर अगर आप एक नंबर पर देखेंगे तो एक नंबर पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक लेकर विस्तार दिखेगा, ये देखिए पश्चिम से लेकर पूर्व तक आप देख सकते हैं ऊपर, ये देखिए पूरा हिमालय पर्वत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो मैदान है, मैदान की बात करें तो देखिए हिमालय के जस्ट नीचे आपको मैदान देखने को मिलेगा। मैदान भी अलग अलग देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, जैसे कि असम का मैदान है, पूर्वी मैदान है, उत्तर का मैदान। इसके अलावा आप थार मरुस्थल भी देख सकते हैं इसी के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रही है। उसके बाद उच्च भूमि, ये देखिए मध्यवर्ती उच्च भूमि दिख रही है, दक्षिण उच्च भूमि दिख रही है। उसके बाद आपको दक्कन का पठार यानी दक्षिण का पठार, जिसे उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन के नाम से जाना जाता है। पूर्व में भी आपको एक पठार दिख रहा है। इसके अलावा आपको कुछ प्रायद्वीपीय पठार, मतलब देखिए आपको प्रायद्वीपीय पठार के साइड में कुछ जो है मैदान दिख रहा है, तटीय मैदान जिसको बोलते हैं। तो एक पश्चिमी तटीय मैदान होता है और एक पूर्वी तटीय मैदान होता है। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे कुछ द्वीप समूह दिख रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो ये सभी आपको अलग अलग प्रकार की उप इकाइयाँ देखने को मिलती है। तो हम एक नज़र देख लेते हैं सबसे पहले कि जो पर्वत है, हमारा टोटल जो क्षेत्रफल है भारत का, उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो भारत है, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश हम बोल सकते हैं। मतलब यहाँ हमको जो विभिन्न प्रकार की, हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे कि पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल, पठार और जो द्वीप समूह है, वो सभी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत का जो वर्तमान भौतिक स्वरूप है उसको तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। जैसे कि हमने बात करे थे पृथ्वी की जो विकास उत्पत्ति उसके बारे में हमने पढ़ा था, और धीरे धीरे जो पेंजिया है, पेंजिया जो है अलग अलग भागों में टूटा था और उसी को लेकर यहाँ अलग अलग महाद्वीप बने। महाद्वीप में ही हमारा एक भारत है, वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो भारत की जो भौतिक स्वरूप वर्तमान हमको देखने को मिलता है, उसको यहाँ पे बनने में काफ़ी करोड़ों वर्ष यहाँ पे लगे हैं। और इस लंबी अवधि में अगर देखें तो भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ यहाँ जो बाहरी शक्तियाँ थी, जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने अंतर्जात बल और बहिर्जात बल दोनों के बारे में पढ़ा है। तो अंतर्जात बल के अंतर्गत हमने देखे थे जैसे कि तनाव रहता है, संपीड़न रहता है, समानांतर रूप से प्लेट जो है खसकती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने बहिर्जात बल के बारे में पढ़ा था। तो बहिर्जात बल में हमने देखा था अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे विस्तार से पढ़ा था वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पर्वत की। तो पर्वत के अंतर्गत हम देख सकते हैं, पर्वत में जो टोटल एरिया कवर किया जाता है भारत के अंतर्गत अगर बात करें तो 10.6% आपको टोटल पर्वत देखने को मिलेंगे भारत में। लगभग यहाँ हम देख सकते हैं, कंफर्म आप इसको नहीं बोल सकते, ठीक है, लगभग इसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। अगर पहाड़ियों की बात करें, देखिए पर्वत क्या होते हैं, पर्वत एक तीव्र शिखर होता है, परंतु 1000 मीटर से ऊपर जिनकी ऊंचाई होती है उनको बोलते हैं पर्वत, और अगर 1000 मीटर से कम होती है तो उनको बोलते हैं पहाड़ियाँ। तो पहाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती है कितनी, 18.5%। 18.5% पहाड़ियाँ देखने को मिलती है टोटल क्षेत्रफल में। उसके अलावा आपको पठार, तो पठार क्या होते हैं, पठार मतलब होता है एक मेज के समान आकृति, मतलब भूमि का उठा हुआ भाग जिसका तीव्र शिखर नहीं होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पठार बोला जाता है। पठार मैदान के जैसे ही होते हैं परंतु ये भूमि से उठे होते हैं। यहाँ पे बसावट या फिर खेती के लिए, मतलब कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है ये भी। यहाँ हम देख सकते हैं, ये आपको टोटल देखने को मिलेंगे 27.5 या 7% आपको देखने को मिलेंगे, 27.7% लगभग ये देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैदान आपको सबसे अधिक भाग में देखने को मिलेंगे, यानी कि 43.2% आपको क्या देखने को मिलेंगे, मैदान देखने को मिलेंगे। तो ये सभी जो टोटल हम देखें तो टोटल 100% का विस्तार आपने देखा है, 100% का विस्तार अलग अलग भागों में, पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार और मैदान, ये चार चीज़ों का विस्तार देखें हमने पूरा, मतलब कंप्लीट अगर देखें भारत के अंतर्गत। तो इसके अलावा भारत की जो मुख्य भूमि है उसके उत्तर में हिमाच्छादित जो शिखर है, जैसे कि हिमानियाँ हैं, गहरे खड्डे हैं एवं विस्तृत घाटियों से लेकर मध्य में हम देख सकते हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान हमको देखने को मिलता है। कहाँ पे,
ये वाले जगह में हमको सिंधु गंगा, सिंधु इधर साइड है, गंगा बीच में हम देख सकते हैं, और ब्रह्मपुत्र इधर जो है तिब्बत से होकर आई है। ठीक है, तो इन सभी के अंतर्गत हम मैदान की बात करें तो यहाँ मैदान देखने को मिलता है विशाल रूप से। पश्चिम में अगर देखें तो जो है हमको देखिए यहाँ पे मरुस्थल देखने को मिलता है, और दक्षिण की अगर बात करें तो यहाँ पे पठारी भाग देखने को मिलता है। तो ये सभी भू आकृतियाँ हैं जो भारत के अंतर्गत हम देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार से बहुत सारी भू आकृतियाँ हमको देखने को मिली। तो हम एक एक करके सबसे पहले बात करेंगे सारी चीज़ों की। तो हम एक बार फिर से जो है मैप में निहार लेते हैं कुछ और चीज़ें। ठीक है, हालांकि आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप अगर देखें यहाँ पे तो हमको देखिए विस्तार देखने को मिल रहा है कंप्लीट रूप से। ऊपर देखें तो हिमालय को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है उनकी उत्पत्ति के आधार पर। जो उत्पत्ति की काल है, उत्पत्ति के समय है, उसके अनुसार अगर देखें तो हिमालय को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। कौन कौन सी? एक तो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में आपको 3 जो है पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती है, जैसे कि काराकोरम है, काराकोरम देखने को मिलती है। दूसरी आपको जास्कर देखने को मिलती है, पहली है काराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी जास्कर। 3 श्रेणी आपको देखने को मिलती है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है हिमालय के पहले क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था, इसलिए इसको ट्रांस हिमालय बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको हिमालय देखने को मिलता है। हिमालय में आपको 3 श्रेणी देखने को मिलती है। एक तो बृहद हिमालय, देखिए बृहद हिमालय जो है आपको यहाँ तक देखने को मिलता है कंप्लीट। फिर आपको देखने को मिलेगा लघु हिमालय, सेकंड नंबर पर मध्य हिमालय जिसे हम बोलते हैं, और लास्ट में देखने को मिलेगा शिवालिक। तो ये इसमें अलग अलग देखेंगे हम सभी जो है, मतलब हम देखें तो अलग अलग प्रकार से सबकी विशेषता है, और सबके अंतर्गत जो ऊंची चोटी उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अब हिमालय की बात करें तो देखिए यहाँ से पश्चिम में नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है, तो यहाँ से शुरू होती है। और जो नामचा बरबा है, नामचा बरबा पर्वत है 7756 मीटर, यहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब आगे भी इसका विस्तार हो सकता था, परंतु आपको देखने को मिल रहा होगा नीचे इसका जो है विस्तार आपको यहाँ नीचे देखने को मिलता है। देखिए एक टर्न हो जाता है एक तरीके से, नीचे विस्तार देखने को मिलता है। तो ये हिमालय की ही मुड़ी वाली जो श्रेणियाँ कहलाती है। देखिए पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, लुसाई पहाड़ियाँ। उसके बाद इसी का अगर हम देखें म्यांमार में, तो म्यांमार में इसी मतलब जो हिमालय का ही मुड़ा हुआ रूप है वो अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब अगर बात करें अराकान योमा की, तो अराकान योमा देख सकते हैं आप म्यांमार की पर्वत श्रेणी है जो कि हिमालय के मतलब हमारे भारत में अगर हिमालय है तो वहाँ पे अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। और वही पर्वत श्रेणी यहाँ पे जलमग्न हो गई नीचे, और वही देखिए निमज्जन मतलब उठा हुआ भाग होने के कारण यहाँ आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई। अब इसके बाद अगर देखें तो यहाँ देखिए आपको हिमालय जो है, हिमालय में ही आपको बहुत सारी नदियों का जो है उद्गम स्थल देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले अगर देखें, देखिए जो ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय अगर देखें तो इसके एक छोर आपको पामीर गांठ में देखने को मिलता है, पामीर का पठार, जो कि संसार की छत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा छोर लास्ट वाला जो है पूर्वी वाला, तो कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनमें बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ मतलब जो है अलग अलग आपको जो ऊंचे पर्वत है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए कंचनजंगा है, मकालू है, इनकी हाइट आप देख सकते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, 8848, बढ़ भी सकता है क्योंकि ये नवीन जो बलित पर्वत है हिमालय है। ठीक है, तो ये इसका निर्माण अभी भी जारी है। अन्नपूर्णा है, उसके बाद धौलागिरी है। धौलागिरी के बाद हम देख सकते हैं इधर आप देख सकते हैं नंदा देवी। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए जास्कर श्रेणी हमने देखे, लद्दाख देखे हैं और काराकोरम देखें। इसके बाद अगर देखें तो देखिए कुनलुन श्रेणी जो ऊपर से देखिए चाइना से आपको देखने को मिलता है, सभी का जुड़ाव आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पामीर की गांठ में। ठीक है, इधर देखिए पाकिस्तान में हिंदू का श्रेणी भी आपको यहाँ पे पामीर की गांठ में ही जुड़ी हुई नजर आती है। देखिए पामीर की गांठ क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे सारी पर्वत श्रेणियाँ का जो है जुड़ाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें तो यहाँ देखिए सभी नदियों का उद्गम स्थल आपको लगभग यहीं से निकलती हुई नजर आती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सिंधु है, सिंधु के बाद झेलम है, चेनाब है, रावी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्यास दिखेगी, ब्यास के नीचे आपको सतलुज दिखेगी। फिर नीचे देखें तो नीचे आपको जो है विशाल मैदान देखने को मिलता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान 3 नदियों से बना है। कौन कौन सी? एक तो सिंधु नदी से बना है, दूसरा गंगा नदी से और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी से। तो ये अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो इसके बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं, देखिए कुछ जो है आपको पर्वत श्रेणी मतलब एक प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर साइड आपको देखिए पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। अरावली, ठीक है, राजस्थान से इसका शुरू होता है शिखर और कहाँ तक जाता है? दिल्ली तक। इसका सबसे ऊंचा शिखर आप देख सकते हैं गुरु शिखर, 1722 मीटर है। ठीक है, थार का मरुस्थल है, ये पाकिस्तान और भारत में देखने को मिलेगा।
उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, ये तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलेगा। फिर आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। फिर आपको सतपुड़ा, ये समानांतर रूप से देखने को मिलती है। इन दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी, भ्रंश घाटी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको ताप्ती और नर्मदा जो है बहती हुई नजर आती है। सतपुड़ा श्रेणी 3 भागों में आपको देखने को मिलेगी। देखिए राजपीपला, उसके बाद महादेव है और मेकल पर्वत श्रेणी है। मेकल जो पर्वत श्रेणी है इसके अंतर्गत आपको विभिन्न नदियों का उद्गम स्थल देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नर्मदा नदी इसमें प्रमुख है और 1-2 नदी और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखिए प्रायद्वीपीय जो पर्वत श्रेणी है वो देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए दोनों तरफ तो प्रायद्वीपीय जो पर्वत श्रेणी जैसे कि पूर्वी पश्चिमी तट आप देख सकते हैं और पूर्वी तट, तो यहाँ पे आपको पर्वत श्रेणी भी देखने को मिलती है और मैदान भी देखने को मिलती है। अलग अलग भागों में पर्वत श्रेणी के नाम हम देख सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में इनको तट के नाम से जाना जाता है, तो वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद पूर्वी तट पर भी आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से आपको पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। इनको भी विभिन्न उपवर्गों में बांटा गया है, तो वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा अगर देखें कर्नाटक का पठार आपको देखने को मिलता है, दक्षिण भारत का पठार, तेलंगाना का पठार, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कुछ द्वीप देखने को मिलेंगे, लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने भारत के अंतर्गत देखें। अब यहाँ देखिए एक जो चित्र है आपके सामने यहाँ नज़र आ रहा है, तो अगर बात करें समुद्र की, तो समुद्र आपको पता होगा हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 71% आपको टोटल क्या देखने को मिलता है, वाटर। वाटर मतलब होता है जल। ठीक है, जल देखने को मिलता है और लगभग 29% आपको क्या देखने को मिलता है, स्थल। तो स्थल और समुद्र में कुछ जो है एक प्रकार से अगर देखें तो उसका जो लेवल है वो आगे पीछे रहता है। जैसे अगर देखें तो समुद्र का जो तल है, समुद्र के तल से कुछ भाग ऊंचे उठे हुए नजर आते हैं। भारत के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे कि देखिए दक्षिण भाग में सिंधु गंगा का जो मैदान है उसकी अगर बात करें तो देखिए समुद्र तल से उसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं सबसे नीचे है। ठीक है, और सबसे ऊपर की अगर बात करें बृहद हिमालय, बृहद हिमालय मतलब जो सबसे जो है मतलब सबसे निर्माण ट्रांस हिमालय के बाद जिसका निर्माण हुआ था बृहद हिमालय, उसकी ऊंचाई देखिए समुद्र तल से सबसे अधिक देखने को मिलती है। फिर आप देख सकते हैं देखिए शिवालिक हिमालय नीचे मतलब लगभग जो है एक प्रकार से मैदान से थोड़ा ऊपर है। फिर मध्य हिमालय आप देख सकते हैं, लद्दाख श्रेणी भी काफ़ी ऊंचाई पर है, ब्रह्मपुत्र घाटी, उसके बाद आप देख सकते हैं कैलाश श्रेणी, फिर तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार को ही पामीर का पठार बोला जाता है, और कुनलुन मतलब एक प्रकार से जो कुनलुन की एक प्रकार से जो ढाल है वो भी हमको यहाँ पर समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर देखने को मिलती है। तो ये उत्तर दिशा की ओर देख सकते हैं और दक्षिण दिशा की ओर, मतलब दक्षिण दिशा में सबसे लास्ट में हम देखें तो मैदान देखने को मिलता है, और ऊपर ऊपर चलते जाएं तो ये आपको लास्ट में कुनलुन श्रेणी यानी कुनलुन की ढाल देखने को मिलती है। और ये समुद्र की सतह से कितनी ऊंचाई पर है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर पूछा जाता है कि समुद्र सतह से सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है तो वो बृहद हिमालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक एक चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं जो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ें। जैसे सबसे पहले हम देखने वाले हैं भारत के मुख्य भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि हमने अभी देखा था उत्तर जो पर्वतीय श्रृंखला है जिसके अंतर्गत हिमालय की सारी श्रृंखला, ट्रांस हिमालय, सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको उत्तर का विशाल मैदान, फिर भारतीय जो मरुस्थल है थार का मरुस्थल जो कि पाकिस्तान और एक प्रकार से भारत के अंतर्गत जो राजस्थान है उसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। फिर समुद्र तटीय मैदान देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको द्वीप समूह देखने को मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उत्तर पर्वतीय श्रृंखला। अब उत्तर पर्वतीय श्रृंखला की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको देखिए उत्तर पर्वतीय श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। देखिए आप एक जो है लोकेशन आप ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं अब यहाँ पे देखिए बार बार आपको यहाँ पे दर्शाऊंगा नहीं, एक बार मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया सारी चीज़ें। अब आप इसको लोकेट कर लीजिए अपने पास, आप एटलस रखिए, स्कूल एटलस, उसमें आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आते रहेगी। ठीक है, तो चलिए उत्तरी जो पर्वतीय श्रृंखला है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर जाने हम तो यह जो पर्वत श्रृंखला है, हम अगर देखें तो पर्वतीय भाग जो है महान जो हिमालय है यानी कि जो बृहद हिमालय है पर्वत श्रृंखला के एक भाग का भी निर्माण करता है उत्तर पर्वतीय श्रृंखला। जैसे सबसे ऊपर हमने देखे थे महान हिमालय या बृहद हिमालय। इसके अलावा हम इसको नवीनतम बलित पर्वत बोल सकते हैं, अर्थात हम जो भारत है भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत है ये, और हिमालय पर्वत भूगर्भिक रूप से एक प्रकार से युवा अर्थात हम बोल सकते हैं नवीन या नया, और बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत है। बलित पर्वत का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे दो प्लेट है,
ये ठीक है, अगर ये एक दूसरे के सामने आ रही है तो धीरे धीरे इसमें बलन पड़ जाएगा। ठीक है, तो बलन पड़ने के कारण देखिए पर्वतनुमा आकृति यहाँ पे बन गई है, तो इसी के कारण इसको वलित पर्वत बोला जाता है। यह मोड़दार, नवीनतम मोड़दार जो पर्वत श्रृंखला है वो इसको बोला जाता है। और हिमालय की उत्पत्ति की अगर बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है। जैसे मान लीजिए ये जो है एक प्रकार से इसको भारतीय प्लेट बोल सकते हैं, इंडियन जो प्लेट है, और इसको बोल सकते हैं यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन मतलब ऊपर वाली जो यूरोप वाली जो प्लेट है, रूस वाली जो प्लेट है, उन दोनों के टकराव के कारण क्या किसकी उत्पत्ति हुई है? हिमालय की उत्पत्ति हुई है, अर्थात उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा इसके उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत यहाँ महत्वपूर्ण है, जैसे कि भूसन्नति का सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो हिमालय का निर्माण है एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल के दौरान संपन्न हुआ, और इसके निर्माण में अगर देखें भूसन्नति की, तो भूसन्नति का सिद्धांत कोबर महोदय ने दिया, जो हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोबर ने दिया है इसका सिद्धांत, मतलब जो है भूसन्नति का सिद्धांत। और प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया है? हैरी हेस महोदय ने दिया है। ये आपको याद होगा, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। आप पिछले सारे लेक्चर को पढ़ते रहिए ताकि आपको जो है बार बार यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। जो मैं पीछे की चीज़ें अगर बताता हूँ तो आपको फटाफट रिकॉल हो जाए दिमाग में। ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ हर चीज़ को मैं फिर से यहाँ डिस्क्राइब करूँ, ऐसे में आपका भी टाइम जाएगा और मेरा भी टाइम जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको बैकग्राउंड के सारे लेक्चर को कवर करते हुए चलना, तभी जो आगे के लेक्चर है उनको कवर करना है। इसके अलावा अगर देखें हम, तो देखिए भूसन्नति सिद्धांत की अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, तो कोबर ने क्या कहा है? भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है। इसको पर्वतों का पालना क्यों कहा है? देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बृहद हिमालय देखने को मिलेगा, उसके बाद मध्य हिमालय देखने को मिलेगा, शिवालिक देखने को मिलेगी। उसी के अंतर्गत आपको बहुत सारे पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। तो इसीलिए जो कोबर महोदय है उन्होंने भूसन्नति को क्या कहा है? पर्वतों का पालना, ऐसा मतलब ऐसी संज्ञा उनके द्वारा दी गई है। और ये लंबे संकरे व छिछले जलीय भाग है एक प्रकार से अगर देखें। और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जो टेथिस सागर नाम का एक जो था उथला सागर था, उसमें दोनों तरफ से, मतलब यूरेशियन प्लेट यूरेशिया तरफ से और इधर इंडियन, दोनों तरफ से नदियों का वहाँ पे क्या होता था? नदियाँ जो है अवसाद लाकर छोड़ देती थी, और इसी के फलस्वरूप वहाँ पे धीरे धीरे जो है अवसाद के कारण बलन हो गया है। तो इसी के कारण यहाँ पे हम बोल सकते हैं छिछले जलीय भाग थे यहाँ पे। और कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है उसके अनुसार अगर देखें तो लगभग आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर क्या था? टेथिस सागर था, जो कि यहाँ अभी मैंने बताया था। और टेथिस के अंतर्गत अगर देखें तो अंगारा लैंड, मतलब यूरोप की बात की जा रही है, रूस की बात की जा रही है। रूस से जो है, रूस के तरफ जो भाग है उसको अंगारा लैंड बोला जाता था, और नीचे का जो भाग है उसको क्या बोला जाता था? गोंडवाना लैंड। इन दोनों के अवसाद क्या थे? अवसाद जो नदियों के द्वारा बहा के लाए जा रहे थे, उसके कारण अवतलन होता रहा, और परिणाम स्वरूप दोनों जो अग्रभूमि है उसमें दबाव उत्पन्न हो गया, और दबाव के फलस्वरूप क्या हुआ? यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भूसंचलन है वो उत्पन्न हुआ, और जिससे कुनलुन एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियाँ जो है उनकी उत्पत्ति यहाँ पे हुई। इसके अलावा हिमालय की सभी श्रृंखलाओं का निर्माण अल्पाइन जो भूसंचलन थे उसके तहत जो टर्सरी युग आया था, जो कि हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, तो टर्सरी युग आया था। टर्सरी युग की बात करें तो इसमें टेथिस भूसन्नति जो सागर था उसमें अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है हिमालय का। तो हम टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्मस्थल भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी की। तो प्लेट विवर्तनिकी किसके द्वारा दिया गया है? हैरी हेस महोदय के द्वारा दिया गया है, मतलब जो सिद्धांत है हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और जो हिमालय की उत्पत्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की जाती है इसके द्वारा। तो इसमें क्या बोला गया था कि जो यूरेशियन प्लेट है, मतलब आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, इनके द्वारा भी बोला गया है कि आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर जो था एक प्रकार से भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील थी। मान लीजिए जो भारतीय प्लेट है ऐसी ऊपर की ओर जा रही है, तो यहाँ देखिए बीच में जो टेथिस सागर था वो दोनों प्लेट के टकराव के कारण एक प्रकार से बलन उत्पन्न हो गया। तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई, और 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भाग जो थे भूभाग अत्यधिक निकट आ गए, जिनसे क्या हुआ? टेथिस के जो अवसाद थे उसमें बलन पड़ने लगे, और उसके पश्चात यहाँ हम देख सकते हैं हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। उत्थान प्रारंभ हुआ तो एकदम से हिमालय सारे जो क्रम है वो उत्पन्न नहीं हुए। पहले बना बृहद हिमालय, ठीक है, उसके बाद बना लघु या मध्य हिमालय हम बोल सकते हैं, और तीसरा बना निम्न हिमालय या हम बोल सकते हैं शिवालिक श्रेणियाँ। तो ये 3 जो है अलग अलग क्रम में हम देख सकते हैं, मतलब जो लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं जो थी, सभी जो श्रृंखलाएं थी आकार ले चुकी थी। जैसे सेनोजोइक महाकल्प की बात करें उसमें इयोसीन और ओलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प जो आया था उसमें हम देखें तो लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अगर देखें तो शिवालिक
जो है उसका निर्माण हुआ। इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद थे, मतलब हम अगर देखें तो यहाँ पे देखिए आपको एक जो है मध्य हिमालय, लघु हिमालय देखने को मिल रहा है और एक शिवालिक देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों के द्वारा जो अवसाद लाए गए थे, धीरे धीरे हम देखें तो मतलब जो ऊपर वाली जो दो श्रेणी है, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, दोनों के द्वारा जो अवसाद लाया गया उससे शिवालिक की उत्पत्ति हुई। यानी प्लायोसीन कल्प में जो शिवालिक है उसकी उत्पत्ति हमको यहाँ देखने को मिलती है। जो क्वाटरनरी मतलब जो नियोजोइक जो काल आया था, ये नियोजोइक महाकल्प आया था, उसमें हम देखें तो प्लेस्टोसीन और होलोसीन आया था। उसमें हम देख सकते हैं शिवालिक का निर्माण देखने को मिलता है। और हिमालय को हमने क्या देखे हैं, एक नवीन युवा वलित पर्वत है या युवा पर्वत है, जिसका निर्माण आज भी एक प्रकार से अगर देखें तो आज भी इसका निर्माण जारी है। मतलब निर्माण जो है संपन्न हुआ क्या नहीं हुआ है, अभी भी युवा पर्वत के रूप में उसको जाना जाता है। हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालय नदियों के निरंतर परिवर्तित होते हुए मार्ग, जैसे हम देखें पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1800 मीटर की जो ऊंचाई है उसमें मिलने वाले झीले निक्षेप, जो करेवा है, करेवा हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी रहने के संकेत यहाँ पे दर्शाती है। करेवा मतलब क्या है, जम्मू कश्मीर आपने देखा होगा, देखिए जम्मू कश्मीर हालांकि दो भागों में बढ़ गया है। एक तो ऊपर वाला जो था लद्दाख, मतलब पहले कंप्लीट था, अब लद्दाख में बन गया वो, और उसके जस्ट नीचे वाला जो है आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणियों के पार्श्व में हम देख सकते हैं 1500 से 1800 जो 50 है उसमें मीटर में हमको झीले जो निक्षेप है उसमें हमको करेवा नाम से इसको जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर, अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी के जो करेवा निक्षेप है उसमें लिग्नाइट प्राप्त होने के भी संकेत यहाँ पे मिले हैं। तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं करेवा से, कि जो हिमालय है वो आज भी निर्माण अवस्था से गुजर रहा है, मतलब निर्माण उसका समाप्त नहीं हुआ है, एक युवा पर्वत के रूप में हम उसको जान सकते हैं। अब जो भारत है, भारत की उत्तरी सीमा में हम देख सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्व से लेकर पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला हम इसको बोल सकते हैं। यह विश्व की नवीनतम मोड़दार बलित पर्वत श्रेणी है। और इस पर्वत श्रेणी की अगर बात करें हम तो पश्चिम भाग में अगर देखें तो मैंने जैसे बताया था, देखिए ये देखिए नंगा पर्वत आपको पश्चिम भाग में देखने को मिलता है, और इधर पूर्व में अगर देखें तो नामचा बरवा, ये दोनों आपको देख सकते हैं। देखिए नंगा पर्वत के निकट एवं पूर्वी भाग में मिसमी जो पहाड़ी है, नामचा बरवा, ये सारे एक प्रकार से तीखे जो तट है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं अक्ष संघीय मोड़, ये एक प्रकार से देखने को मिलता है। और इसी के पश्चात यहाँ देखिए, यहाँ से आपको जो पर्वत है उसका मोड़ देखने को मिलता है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के पास से। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। और अगर देखें पश्चिम से पूर्व की ओर तो पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटते जाती। कैसे, देखिए यहाँ पे इसकी चौड़ाई कैसी है, ज़्यादा है, और यहाँ पे इसकी चौड़ाई देखिए एकदम घट गई है। मतलब अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में चौड़ाई बहुत कम है, और जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है वहाँ पे इसकी चौड़ाई अधिक देखने को मिलती है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई बढ़ते जाती है एवं ढाल जो है तीव्र होते जाते हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई कम देखने को मिलेगी, परंतु इधर आपको जो अरुणाचल प्रदेश तरफ अगर जाते जाएंगे तो आपको ऊंचाई बढ़ती हुई नजर आती है। अब आपको पता होगा पर्वत श्रृंखला क्या होती है। देखिए पर्वत श्रृंखला का मतलब क्या होता है, जब विभिन्न युगों, मतलब अलग अलग जो युग में भिन्न भिन्न प्रकार के लंबे तथा संकरे जो पर्वत है उनका विस्तार क्या होता है, समानांतर रूप से हो जाता है। तो समानांतर रूप से अगर विकास हुआ है अलग अलग युग में तो उसे हम एक प्रकार से क्या बोलते हैं, पर्वतों को पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ देखिए आपको कुनलुन श्रेणी देखने को मिलती है, हिंदुकुश देखने को मिलता है, हिमालय देखने को मिलता है, काराकोरम, ये सभी क्या है, पर्वत श्रृंखला की बात हम करें तो ये पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का जो मुख्य एक प्रकार से अगर अक्ष देखें हम तो इसका चापाकार है। चापाकार कैसे, जैसे देखिए आप अगर इस प्रकार से देखें तो चाप है, ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए हिमालय भी एक प्रकार से चाप के आकार का है, ठीक है, चापाकार रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर एक प्रकार से देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी तक स्थित है। और इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई आपको याद तो होगी, इसकी लंबाई टोटल हम देखें तो ये 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई औसतन चौड़ाई इसकी 150 से 400 है। कैसे, यहाँ अगर देखें अरुणाचल प्रदेश की तरफ तो 150 देखने को मिलेगी, और यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो आपको 400 देखने को मिलेगी। तो औसतन जो चौड़ाई है आपको 150 से 400 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। तो ये हमने उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला के बारे में कुछ चीज़ें जाने हैं। अब जान लेते हैं हम हिमानी या हिमनद के बारे में, अर्थात हम बोल सकते हैं ग्लेशियर, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा आपने ग्लेशियर, जो कि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत भी विस्तार से पढ़ा है। तो हिमानी या हिमनद की बात करें तो क्या होती है, तो मुख्य रूप से अगर देखें तो यहाँ पे जो हिमानी होती है पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील जो बर्फ की राशि होती है उसको हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, हिमानी बोल सकते हैं।
तो सिंपल रूप में क्या बोलें, बर्फ की नदियों को हम क्या बोल सकते हैं, हिमानी की संज्ञा इसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो हिमानी है उसको हिमनद भी बोला जाता है या फिर हम उसको ग्लेशियर भी बोल सकते हैं, जो अपने भार के कारण यहाँ पर्वतीय ढाल का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होती है। अब यहाँ देखें ऊंचाई, तो हिमालय के विभिन्न भागों में जो हिमरेखा है उसकी ऊंचाई हमको एक प्रकार से भिन्न भिन्न देखने को मिलती है, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई की अगर बात करें तो हिमालय प्रदेश में इसकी जो ऊंचाई है वो 3500 जो मीटर है, एवं पूर्वी हिमालय की बात करें तो पूर्वी हिमालय में आपको 2500 मीटर यहाँ पर ऊंचाई देखने को मिलती है। मतलब जो हिमरेखा उसकी ऊंचाई हमको अलग अलग देखने को मिलती है, परंतु एक प्रकार से अगर देखें तो औसतन हमको यहाँ पे हिमालय प्रदेश में 3500 मीटर और 2500 मीटर कहाँ देखने को मिलती है, पूर्वी हिमालय में। यानी कि पश्चिम हिमालय वाला भाग जो है हमारा कौन सा है, जम्मू कश्मीर तरफ वाला भाग, और पूर्वी हिमालय हमका अरुणाचल प्रदेश वाला जो भाग है पूर्वी हिमालय के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो अधिकांश जो हिमनद है या हिमानी हैं उनकी अगर बात करें तो ये जो है 4 से लेकर 5 किलोमीटर तक लंबे हमको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में हमको ये 0.5 यानी कि आधा किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई देखने को मिलती है, किसकी, हिमनदों की। मोटाई में भी ये अधिक होते हैं और ये प्रतिदिन 8 से 10 सेंटीमीटर से लेकर अगर देखें तो 30 सेंटीमीटर तक ये पिघल जाते या फिसल जाते, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। हिमालय के जो हिमनद है उसमें जो पिघलने की गति है सर्वाधिक होती है, मतलब वो सर्वाधिक पिघलने की क्षमता रखते हैं। कहाँ पे, हिमालय की बात करें तो हिमालय के जो हिमनद है सर्वाधिक गति से पिघलने की क्षमता रखते हैं। और गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री ग्लेशियर, आपको याद होगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये भी काफ़ी तेजी से पिघल रहा है। गंगोत्री ग्लेशियर सबसे तेजी से यहाँ पे पिघल रहा है। एक और हिमनद है मिलाम हिमनद, इसकी अगर बात करें, मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है और यहाँ पे एक प्रकार से एक प्रमुख हिमनद इसको बोल सकते हैं, जिससे हम देखें तो शारदा एवं काली गंगा नदियों को उद्गम स्थल है। मतलब जो एक प्रकार से शारदा नदी है और एक प्रकार से काली गंगा, इन नदियों को उद्गम स्थल हम किसको बोल सकते हैं, मिलाम हिमनद को बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख हिमनद की अगर बात करें, चलिए यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं प्रमुख हिमनदों की। तो यहाँ पे हमको चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में हमको बहुत सारी जो हिमनद है वो देखने को मिलती है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करें हैं अभी गंगोत्री के बारे में। गंगोत्री के बाद हम देखेंगे यमुना नदी का जो स्थल है, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री। उसके बाद सियाचिन, आप सियाचिन का नाम काफ़ी आप सुने होंगे, जब चीन के साथ में मैटर होता है कुछ तो सियाचिन ग्लेशियर आपने काफ़ी सुना होगा। फिर एक और है बाल्टोरा, एक और है बियाफो, उसके बाद है बातूरा। ये सभी जो है हिमालय क्षेत्र के प्रमुख हिमनद है। चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है उसके बारे में अगर बात करूं तो ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है चोराबाड़ी ग्लेशियर, और रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर जो उत्तर है उसमें स्थित है। इस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण हुआ है, ये ग्लेशियर पिघला है उससे एक झील का निर्माण हुआ है, और झील का नाम क्या है, गांधी सरोवर। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर है उनके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। हमने अभी बात करें सियाचिन, कहाँ पे है, काराकोरम में, और लंबाई इसकी 76 किलोमीटर है। इसके अलावा बाल्टोरो की अगर बात करें तो ये भी काराकोरम में है, 58 किलोमीटर। हिस्पार की अगर बात करें तो काराकोरम में 61 किलोमीटर। व्याफो काराकोरम में 59 किलोमीटर। बातूरा काराकोरम में है, ये 58 किलोमीटर। फिर चोगुलुंगा ये काराकोरम में है, ये 50 किलोमीटर। खुरदोला ये काराकोरम में है, ये हम देख सकते 41 किलोमीटर। उसके बाद अगर देखें जो खुरदोला की अगर बात करें तो 41 है, और कुनयांग की अगर बात करें तो ये भी काराकोरम में 24 किलोमीटर। फिर रिमो आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा 40 किलोमीटर। पुनमहा ये भी कश्मीर में, ये 27 किलोमीटर लंबाई इसकी देखने को मिलेगी। गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती कुमायूं क्षेत्र में देखने को मिलेगा 26 किलोमीटर। केदारनाथ उत्तराखंड के अंतर्गत ये 14 किलोमीटर देखने को मिलेगा। जेमू सिक्किम और नेपाल के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा 25 किलोमीटर। मिलाम जो कि हमने अभी देखे कुमायूं में, ये 19 किलोमीटर देखने को मिलेगा। और कंचनजंगा कहाँ पे है, नेपाल सिक्किम में 16 किलोमीटर। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, देखिए आपको यहाँ पे कुछ ग्लेशियर है वो देखने को मिलेंगे, जैसे व्याफो है, बातूरा है, खुर्दसीन है, उसके बाद हिस्पार है, चोगुलुंगा है, बाल्टोरा है, सियाचिन है।
फिर ये देख सकते हैं, देखिए आप जो ग्लेशियर है उनको देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिले, गंगोत्री ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, ठीक है, मिलाम, चोराबाड़ी ग्लेशियर, ये सभी जो ग्लेशियर है आप मैप में एक बार देख लेंगे तो आपको जो है एक प्रकार से लोकेशन ट्रैक हो जाएगी और आप दिमाग में फिट भी कर पाओगे। तो ये कुछ ग्लेशियर थे और हिमानी के बारे में हमने जाने, हिमानी या हिमनद के बारे में। अब आगे देखते हैं हम हिमालय के समानांतर संरचनात्मक जो भाग है वो हम अगर देखें तो हमको 4 भाग वहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने बता चुका हूँ पहले, बलियों की तीव्रता और निर्माण आयु के आधार पर, जैसे ट्रांस हिमालय सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ था, उसके बाद हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहद हिमालय जिसे हम बोलते हैं, फिर हिमाचल क्षेत्रीय या लघु या मध्य हिमालय हम बोलते हैं, फिर लास्ट वाला जो है शिवालिक, निम्न या बहा हिमालय। तो चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए एक मैप में मैं थोड़ी रफ जो है आइडिया आपको दे देता हूँ फिर से, हालांकि मैंने पहले बता चुका हूँ। सबसे पहला जो है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणी देखने को मिलेगी, एक तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये आपकी 3 श्रेणी हो गई। दूसरी अगर बात करें तो आपको यहाँ बृहद हिमालय देखने को मिलेगा। देखिए ये बृहद हिमालय आपका कंप्लीट यहाँ से लेकर और ये मुड़ गया है, तो ये देखिए इसका जो नाम है अलग अलग हो गया, जैसे कि पटकोई बूम है, नागा पहाड़ी है, लुसाई पहाड़ी है, और म्यांमार में इसी जो पर्वत श्रृंखला उसको बोलते हैं अराकानियोमा, ठीक है। फिर यहाँ हम देख सकते हैं आपको दूसरा देखने को मिलता है, देखिए मध्य हिमालय, मध्य या लघु हिमालय हम बोलते हैं। उसके बाद आपको तीसरा देखने को मिलता है शिवालिक हिमालय। तो आपको 3 श्रेणी और ये वाली समानांतर क्रम में, और एक और आपको देखने को मिलती है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ही आपको यहाँ देखने को मिलेगी, देखिए कैलाश पर्वत तक यहाँ श्रृंखला देखने को मिलती है और ऊपर पामीर के घाट तक आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो चलिए एक एक करके यहाँ जानते हैं हम। सबसे पहले जानेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय होता क्या है, इसको तिब्बत हिमालय भी बोला जाता है, तिब्बत में स्थित है इसलिए इसको, मतलब तिब्बत के भाग के किनारे है इसलिए इसको तिब्बत हिमालय या ट्रांस हिमालय इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ देखिए जो महान हिमालय है उसके उत्तरी भाग में स्थित है। जैसे कि हम देखें तो महान हिमालय आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए जो महान हिमालय है वो आपको यहाँ दिख रहा है, उसके उत्तर में देख सकते हैं आप, देखिए एक तो आपको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणी देखने को मिलती है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। तो ये महान हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है। और यहाँ हम देखें तो जो ट्रांस हिमालय श्रेणी है, इस श्रेणी का निर्माण अवसादी सेल थी, अवसाद सेल मतलब चट्टान होता है, अवसादी चट्टान, एक तो होती है आग्नेय चट्टान, ठीक है, एक होती है अवसादी चट्टान और एक होती है कायंत्रित चट्टान। तो ये 3 चट्टानें आपको देखने को मिलेगी। अवसादी चट्टान क्या होती है, आग्नेय चट्टान के फलस्वरूप जो बनती है उसको अवसादी चट्टान बोलते हैं, कभी कभी कायंत्रित से भी मिलकर बन जाती है, यानी सेकेंडरी नंबर की जो चट्टानें हैं। प्राथमिक चट्टानें तो आग्नेय होती है, दूसरी अवसादी। तो अवसादी चट्टानों के कारण किसका निर्माण हुआ है, अवसादी सेलों के कारण ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। इसके अलावा अगर देखें तो टर्सरी जो युग था, यानी तृतीयक युग जिसे हम बोलते हैं, उससे लेकर कैम्ब्रियन युग तक की जो सेलें है उसमें इसमें पाई गई है जो सेल है, यानी टर्सरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की जो सेलें है यहाँ पे पाई गई है। इसके अलावा यह जो श्रेणी है सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी जो पूर्ववर्ती नदियाँ है उसको भी जन्म देती है। जैसे अगर देखें तो यहाँ देखिए इसी से हमको यहाँ पे सिंधु नदी देखने को मिलती है, इसी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए सिंधु नदी देखने को मिलती है, इसी में से हमको सतलुज नदी देखने को मिलती है और इसी में से हमको ब्रह्मपुत्र अर्थात सांगपो नदी देखने को मिलती है। तो ये सभी नदियों को जन्म देने का काम किसने किया है, ट्रांस हिमालय के द्वारा किया गया है। इसके अलावा यह उत्तर में ट्रांस हिमालय जो महान हिमालय की अगर बात करें तो इंडो सांगपो सचर जोन जिसे हम बोल सकते हैं एक प्रकार से ITSZ, इसके नाम से इसको जाना जाता है, या हिंज लाइन हम बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो हिंज लाइन है, हिंज लाइन क्या है, हिंज लाइन है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली लाइन, यानी कि हम बोल सकते हैं बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करने के लिए हिंज लाइन यहाँ पे देख सकते हैं, हिंज लाइन से ये अलग होते हैं। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं 3 श्रेणी हमने देखे, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी देखने को मिलती है और ये कैलाश पर्वत भी इसी के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है, ठीक है, इधर साइड, और ऊपर ये पामीर के घाट से जाकर मिल जाता है। काराकोरम की अगर बात करें हम यहाँ पे तो काराकोरम में हमको देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। याद रख सकते हैं आप, क्या कहा जाता है, एशिया की रीढ़ किसको कहा जाता है, काराकोरम को कहा जाता है। इस श्रेणी में भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला, यानी कि भारत की, देखिए आपको 1-2 कन्फ्यूजन होगा,
देखिए भारत की सर्वोच्च जो श्रृंखला है, सर्वोच्च पर्वत या सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो वो K2 है। और अगर भारत में स्थित की अगर बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगी, ये आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि सिक्किम में है, ये देखिए ये वाली। और हिमालय की सबसे ऊंची अगर बोला जाए तो माउंट एवरेस्ट है 8,848। तो ये सब क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए कि भारत की सर्वोच्च चोटी से बोला जाए तो K2, भारत में स्थित बोला जाए तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, और हिमालय की बोला जाए तो एवरेस्ट बोल सकते हैं आप। और जो K2 है, K2 को क्या बोला जाता है, देखिए K2 आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है, ये देखिए ये आपको यहीं ट्रांस हिमालय में ये आपको K2 देखने को मिलेगी। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जाना जाता है K2 को। इसके अलावा हम देखें तो इसकी ऊंचाई भी आप देख सकते हैं 8,611 मीटर हमको देखने को मिलेगी। उसके अलावा गॉडविन ऑस्टिन पर्वत को एक प्रकार से गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा भारतीय भूभाग में अगर देखें तो काराकोरम श्रेणी जो है पाक अधिकृत, काराकोरम श्रेणी कहाँ पे है, POK, आपको याद भी होगा, पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसमें स्थित है। यहाँ पे हमको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा जो कि हमने अभी देखा। इसके अलावा आपको बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर, काराकोरम श्रेणी के सबसे प्रमुख यहाँ पे ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ग्लेशियर के नाम में फिर से बताने की जरूरत नहीं, हमने पीछे ग्लेशियर पढ़ा है काराकोरम के, तो वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ मैप में आप देखिए, अब सिंधु नदी की अगर बात करें, सिंधु नदी आपको देखिए कहाँ कहाँ से देखने को मिलेगी, आपको जास्कर और यहाँ पे और लद्दाख के बीच में देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मतलब जो श्रेणी है इसमें दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी तथा इसकी सहायक शोक नदी के मध्य विभाजक का कार्य करती है। मतलब देखिए बीच में से आपको सिंधु नदी यहाँ पे जाती हुई दिख रही है। सिंधु नदी जो है जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य यहाँ पे बहती है और जो बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। अब जो गार्ज है, गार्ज यहाँ हम देख सकते हैं सबसे गहरा गार्ज, इसकी जो गहराई है एक प्रकार से 5200 मीटर हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ हम देख सकते हैं कुछ प्रमुख घाटियों की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो घाटियों में हमको बहुत सारी घाटी यहाँ देखने को मिलती है। चलिए घाटी की बात कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर मतलब जो भारत है, भारत की प्रमुख घाटियाँ देख लेते हैं। तो भारत की प्रमुख घाटियों के अंतर्गत हमको अलग अलग ऊपर जो क्षेत्र है वहाँ पे, अब घाटी क्या होती है, घाटी की अगर बात करें तो घाटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो पर्वत है, ठीक है, दो पर्वत शिखर है, दो पर्वत, उसके बीच का जो मैदानी भाग होगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको घाटी बोला जाता है, ठीक है। सिंपल हम बोल सकते हैं जो नदियों मतलब अगर बात करें तो नदियों के उपजाऊ मैदान को भी हम एक प्रकार से नदी घाटी के नाम से जानते हैं, और पर्वत के साइड में जो मैदान टाइप का जो भाग रहता है उसको भी एक प्रकार से घाटी के नाम से जानते हैं। तो घाटी विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे देखिए अलग अलग हम देख सकते हैं, चुंबी घाटी, कांगड़ा घाटी, मालना घाटी, स्पीति घाटी, पांगी, कुल्लू, सांगला, पार्वती, किन्नौर, मरखा, तुकू, यूथांग और शांत, ये सभी घाटी हम देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चुंबी घाटी। तो चुंबी घाटी की अगर बात करें तो ये चुंबी घाटी जो है मतलब प्रमुख रूप से अगर देखें तो पर्यटक स्थल इसी घाटी में अवस्थित है। इसके अलावा नाथुला दर्रा और जेलपला जो दर्रा है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। दर्रों के बारे में भी जानेंगे, ठीक है, दर्रा क्या होते हैं वो हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे, तो अभी आपको लोड नहीं लेना है। एक नाथुला और एक जेलपला दर्रा जो है हमको इसी घाटी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कांगड़ा घाटी की अगर बात करें तो कांगड़ा घाटी हम देख सकते हैं प्रमुख रूप से सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इसको बोला जाता है, जो कि धर्मशाला के नाम से जानते हैं। तो धर्मशाला जो है इसी घाटी में स्थित है। इसके अलावा मालना घाटी कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो छोटा यूनान है उसके रूप में इसको जाना जाता है। स्पीति की अगर बात करें तो स्पीति जो है बौद्धों का प्रमुख स्थल हमको देखने को मिलता है, इसी घाटी में स्थित है, बौद्धों का प्रमुख स्थान यहाँ पे देखने को मिलता है। और पांगी घाटी की अगर बात करें तो जो प्रमुख जनजाति है जिनका नाम है एक प्रकार से अगर देखें तो पंगवाल और जो भोटिया है, ये दो जनजाति हमको एक प्रमुख रूप से इसी में देखने को मिलते हैं, इनका आवास यहाँ देखने को मिलता है। फिर कुल्लू घाटी आपको पता होगा, ये धौलाधर एवं पीर पंजाल जो श्रेणी है यहाँ पे देखने को मिलता है। धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी में ये जो है कुल्लू घाटी मतलब यहाँ पे देखने को मिलती है, इसके मध्य अवस्थित है और इसको देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। इसके बाद देखें सांगला घाटी, तो ये भी कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी सांगला घाटी।
मतलब जो हिमाचल प्रदेश के जो कुल्लू नाम, एक प्रकार से कुल्लू में स्थित है घाटी, एक प्रकार से हिंदू सिख के जो तीर्थ यात्री है उनके एक प्रकार से मणिकर्ण शहर के रूप में जाने का मार्ग एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी पार्वती घाटी। इसके अलावा किन्नौर घाटी की अगर बात करें, ये सांगला घाटी तो हमने देखे हैं क्या हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली, ठीक है। तो ये भी हमको जो पार्वती घाटी है वो भी हमको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, मतलब ये दोनों कहाँ देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में। फिर किन्नौर घाटी की अगर बात करें तो किन्नौर घाटी भी कहाँ देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश के ही पूर्वी भाग में देखने को मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं 3 घाटी आपको कहाँ देखने को मिल रही है, हिमाचल प्रदेश में। एक और आप ऊपर देख सकते हैं मालना घाटी। फिर मरखा घाटी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको ये लद्दाख अर्थात जम्मू कश्मीर, हालांकि लद्दाख नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो लद्दाख क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। तुकु घाटी की अगर बात करें, तुकु या जुकू घाटी जो है इसकी बात करें तो यह कहाँ देखने को मिलती है, ये नागालैंड में देखने को मिलती है। नागालैंड में जो कोहिमा है उसमें हमको ये देखने को मिलती है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं युथांग घाटी। तो युथांग घाटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सिक्किम में देखने को मिलेगी, और जो गंगटोक है इसकी राजधानी यहाँ पे, और ये जो शांत घाटी है वो केरल में देखने को मिलेगी। अभी मैंने जहाँ जहाँ ये चीज़ें बताया, आप एक जो मैप है, मैप में आप सारी चीज़ें यहाँ पे लोकेट करेंगे तो आपको एक दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप रटेंगे तो आपको बिल्कुल याद नहीं होने वाला, तो आप मैप को साथ में रखकर पढ़ते चलें तो आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट होते जाएगी। अब बात करते हैं हम दूसरा जो हिमालय का भाग है जिसको हम बोलते हैं बृहद हिमालय। इसको हम हिमाद्री भी बोल सकते हैं, इसको सर्वोच्च हिमालय भी बोल सकते हैं, या महान हिमालय या बृहद हिमालय, बहुत सारे नाम इसके हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालय नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जो हिमालय है मतलब जो ग्रेट हिमालय है वो उसकी लोकेशन अगर देखें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लोकेशन याद रखिए। नीचे आपको मध्य हिमालय देखने को मिलेगा, ऊपर आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा। और ये ट्रांस हिमालय से किस प्रकार अलग हुआ, हिंज लाइन से हुआ। अब हम देख लेते हैं ये हिमालय के बारे में। तो सतत व ऊंची श्रृंखला की अगर बात करें तो हिमालय जो है सर्वाधिक सतत और ऊंची श्रृंखला है। इसमें अगर देखें तो हम यहाँ पे 6100 मीटर 6100 मीटर की जो औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर यहीं पे पाए जाते हैं, और इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर देखने को मिलते हैं। इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई हमको 120 से लेकर 190 जो है औसतन यहाँ पे देखने को मिलती है किलोमीटर। इसके अलावा जो महान हिमालय है, महान हिमालय वलय की जो है प्रकृति के अनुसार अगर देखें तो असममित हमको देखने को मिलता है। अब असममित क्या होता है, देखिए अगर बलन हो रहा है तो इस प्रकार होगा, जब दोनों दिशाएं बलन की समान हो तो असममित कहलाता है। परंतु जब बलन की एक दिशा दूसरी दिशा के ऊपर देखिए खड़ी ढाल बनाती है तो इसको असममित बोल जाए, मतलब दोनों भुजाएं उसकी बराबर नहीं है। जब यहाँ दोनों भुजाएं बराबर है तो सममित, और जब दोनों भुजाएं बराबर नहीं है तो उसको बोला जाता है असममित। तो वलय की प्रकृति के आधार पर अगर देखें तो यहाँ पे ये असममित प्रकार का है, जो कि रवेदार आग्नेय तथा कायांतरिक जो चट्टानें हैं उनसे निर्माण इसका हुआ है। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी रहती है। आपको पता होगा हिमालय यानी कि हिम का आलय एक प्रकार से बोल सकते हैं सदैव बर्फ से ढकी होती है, तथा इसमें से बहुत सी हिमानियों का प्रभाव भी होता है, जो जैसे कि हमने पीछे हिमानियों के बारे में देखा है। इसके अलावा जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय एक प्रकार से केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी इसको कहा जाता है, और सिंधु नदी के गार्ज से, सिंधु नदी का जो 5200 मीटर का जो गार्ज था उससे लेकर अगर देखें तो हमको ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि यहाँ देखिए सिंधु नदी से लेकर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी लास्ट हम देखें तो यहाँ तक हमको इसका विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि कंप्लीट रूप से इसका जो विस्तार है सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिलता है। इस श्रेणी का ढाल उत्तर की ओर जो है, यानी कि हम देख सकते हैं जो सिंधु सांगपो नदी की ओर मंद है, किंतु दक्षिण की ओर तीव्र हम बोल सकते हैं। उत्तर में है सिंधु सांगपो भ्रंश द्वारा जो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय से अलग होता है, हिंज लाइन से अलग होता है। अब विश्व की अगर जो मुख्य श्रेणियों की अगर बात करूं मैं तो सर्वोच्च जो शिखर है जो कि हम आगे देखने वाले हैं, जैसे कि एवरेस्ट की बात करें 8848, कंचनजंगा सिक्किम के अंतर्गत 8598, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरबा, ये देखिए आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको देखेंगे, जैसे देखिए माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू, ये जो सभी है देखिए बहुत सारे जो पर्वत श्रेणी आपको यहाँ पे नजर आ रही है वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो सभी जो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है वो आपको बृहद हिमालय में ही देखने को मिलेंगे।
और यहाँ अगर देखें तो जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, यानी कि विश्व की सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई आपको पता होगा 8,848 मीटर है। इस श्रेणी में हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट में एक चीज़ आपको याद होगी, जो बछेंद्री पाल है, बछेंद्री पाल, ये भारत की पहली महिला थी, भारत की पहली महिला, पहली फीमेल, जिन्होंने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगर देखें मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय आपको जस्ट नीचे देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये देखिए ये वाला आपको मध्य हिमालय देखने को मिल रहा है, यहाँ हम देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। अब मध्य हिमालय और बृहद हिमालय अलग हुए हैं, तो वो कहाँ से अलग हुए, किससे अलग हुए, वो हमको यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है, इससे क्या हुआ है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय इससे अलग हुए हैं, मतलब इस लाइन से। यह महान हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्व से पश्चिम की तरफ ये विस्तार इसका है। और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो इसकी जो है चौड़ाई हमको देखने को मिलेगी 60 से 80 किलोमीटर, और ऊंचाई देखने को मिलेगी 3500 से 4,500 मीटर, ठीक है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यह जो हिमालय है, इसकी सबसे एक प्रकार से अगर देखें तो कटी छटी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, और इसका जो निर्माण है मुख्य रूप से अगर देखें तो संपीड़न के कारण हुआ है, मतलब अत्यधिक संपीड़ित जो है, संपीड़न एक प्रकार से बोलें तो, तथा जो परिवर्तित सेल है, संपीड़न क्या होता है आपको पता होगा, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ जाती है तो अचानक यहाँ बलन हो जाता है, बलन मतलब संपीड़न हो जाता है, और कुछ परिवर्तित सेलों के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा ज़्यादातर जो चोटियाँ है यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमको जो है 5,000 मीटर से ऊंची देखने को मिलती है, और नदियाँ यहाँ पे मुख्य रूप से अगर देखें तो जो है 1,000 मीटर से भी गहरे यहाँ महाखड्ड या एक प्रकार से गार्ज से होकर यहाँ पे बहती है। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3 से 4 महीने तक बर्फ जमी रहती है या बर्फ गिरती है। ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करते हैं, यहाँ मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हमको प्रमुख पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है, जैसे पीर पंजाल है, पीर पंजाल देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं धौलाधर है, उसके अलावा नाग टिब्बा है, महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल के अंतर्गत देखी जाती है। प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी एवं एक प्रकार से अगर देखें जो लंबी है और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला भी इसको माना जाता है। पीर पंजाल में मतलब हमको प्रमुख रूप से यहाँ दर्रे भी देखने को मिलते हैं। दर्रे मतलब होता है दो पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है जो किसी निश्चित स्थान को जोड़ने का काम करता है, उसको दर्रा बोला जाता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ बुर्जिल दर्रा देखने को मिलता है, बनिहाल दर्रा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो जम्मू श्रीनगर मार्ग है, जवाहर सुरंग, ये भी हमको यहीं पे देखने को मिलती है, ठीक है। जवाहर सुरंग कहाँ पे, ये मध्य हिमालय के अंतर्गत देखने को मिलती है। कुछ घाटियाँ भी हमको देखने को मिलती है। घाटी मतलब होता है दो पर्वत श्रेणियों या दो पर्वतों के बीच का जो मैदानी भाग होता है उसको घाटी बोलते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कश्मीर की घाटी, हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ यहाँ पे स्थित है। साथ ही इस क्षेत्र की पहाड़ी एक प्रकार से क्षेत्र को जो है पहाड़ी नगरों के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ देखिए हमको एक और चीज़ देखने को मिलती है नीचे साइड, मतलब यहाँ पे शिवालिक हिमालय, ठीक है, जो कि मध्य हिमालय से अलग हुआ है। अब शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय से किस प्रकार अलग हुआ है वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। अब तक हमने तीन चीज़ें पढ़ ली, कौन कौन सी। एक तो ट्रांस हिमालय से महान हिमालय का अलग हुआ है, किससे, हिंज लाइन से। उसके बाद महान हिमालय से जो लघु हिमालय वो अलग हुआ है मेन सेंट्रल थ्रस्ट से, और मध्य हिमालय से शिवालिक अलग हुआ है मेन बाउंड्री फॉल्ट से। तो तीनों चीज़ आपको याद रखना है। शिवालिक हिमालय दक्षिण में हिमालय जो है अग्रभ्रंश द्वारा गंगा मैदान से अलग होता है। तो अग्रभ्रंश हमको देखना है, एक अग्रभ्रंश है जो कि मैदान से अलग होता है जो शिवालिक है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। अब हमारा जो है शिवालिक जो है निम्न हिमालय या बहा हिमालय की बात करें तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा
सबसे पहले इसको बाहरी या दक्षिणी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो हिमालय है सबसे बाहरी एवं दक्षिणी या निचली श्रृंखला है, इसके कारण इसको शिवालिक मतलब एक प्रकार से बाहरी हिमालय के रूप में या शिवालिक हिमालय के रूप में जाना जाता है, जो कि हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। और जो दोनों ऊपर की श्रेणी है, जैसे कि हमने बात करें महान हिमालय और लघु हिमालय, दोनों के अवसादों के कारण इसका निर्माण हुआ है। और जो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी ये शिवालिक हिमालय को ही जाना जाता है। इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई हमको यहाँ देखने को मिलती है, चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक हमको यहाँ इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। और ऊंचाई की अगर बात करें 600 से लेकर 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ हमको ये सारी चीज़ हमने देखे। इसके अलावा निर्माण की बात करें तो ये जो श्रृंखला है अवसादों से बनी है, यानी कि जो श्रृंखला है उत्तर में स्थित जो मुख्य हिमालय है उसकी श्रृंखला से जो नदियों द्वारा जो अवसाद लाए गए थे। तो हम बात करें यहाँ पे अवसाद की, तो जो अवसाद है असंपीड़ित जो अवसाद है उससे बनी है और जिसकी घाटियाँ बजरी तथा जरोड़ की मोटी परत से ढकी हुई रहती है। हिमालय का जो पर्वत पदीय जो प्रदेश है इस श्रेणी की दक्षिणी जो भाग है उस पर स्थित है। अब निम्न हिमालय की बात करें जो एक प्रकार से शिवालिक हिमालय है, उसके उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस तल वाली जो संरचनात्मक लंबी घाटियां होती है, कोणधारी वन होते हैं और छोटे छोटे घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। जिन्हें पश्चिम की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखें पश्चिम में इनको दून के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें पूर्व में तो पूर्व में इनको द्वार के नाम से जाना जाता है। इसी को लेकर हम देख सकते हैं उत्तराखंड में इनको बुग्याल या पयाल के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इनको किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रसिद्ध जो दून है, दून आपने सुना ही होगा, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। और द्वार की अगर बात करें तो आपको पता होगा हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। ये सभी घास के मैदान यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और खेती की यहाँ पे अच्छी संभावना देखने को मिलती है शिवालिक हिमालय की अगर बात करें यहाँ पे। और इसी के कारण यहाँ पे घाटियों के समीप काफ़ी सघन बसाव यानी कि लोगों का यहाँ पे बसाव देखने को मिलता है। शिवालिक हिमालय के निचले भाग को हम एक प्रकार से क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं। अब तराई, भावर, ये सभी चीज़ें क्या होती है हम आगे विस्तार से जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम यहाँ पे हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर देख लेते हैं जो कि कहाँ कहाँ स्थित है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप मैप में जाकर जरूर यहाँ पे निहारते रहिए। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो नेपाल में देखने को मिलेगा, सबसे ऊंची चोटी विश्व की। ठीक है, बृहद मतलब हिमालय की भी सबसे ऊंची है और विश्व की भी सबसे ऊंची 8,848 मीटर। काराकोरम केटू भारत की है, ये भारत की केटू है, यानी कि काराकोरम में केटू अर्थात गॉडविन आस्टीन भारत में 8,611। इसके अलावा अगर देखें तो ये कंचनजंगा भारत में स्थित इसको बोलेंगे 8,598। इसके अलावा मकालू नेपाल में है 8,481, धौलागिरी नेपाल में है 8,172, नंगा पर्वत भारत में है ये 8,126। अन्नपूर्णा की बात करें तो ये भी भारत में है 8,078 मीटर। नंदा देवी ये बात करें यहाँ पे तो भारत में ही ये कहाँ पे उत्तराखंड में देखने को मिलेगी 7,817। कामेत की अगर बात करें तो भारत में 7,756। नामचा बरबा ये आपको अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलेगी, भारत में 7,756। गुरुल मांधाता ये तिब्बत, इसके अंतर्गत अगर देखें तो 7,728। तो यहाँ सारी चीज़ आप देख सकते हैं। देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, सब आप कैटेगराइज कर लीजिए। देखिए नामचा बरबा आपको देखने को मिला, उसके बाद आप देख सकते हैं कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, इसके बाद नंदा देवी सभी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद केटू भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी जो पर्वत शिखर है वो आपने यहाँ पे देखा है। अब हम आगे चलते हैं, आपको यहाँ पे हिमालय का प्राकृतिक विभाजन देखने को मिलेगा। देखिए हिमालय एक तो देख लिया हमने समानांतर श्रेणी किस प्रकार विभाजित थी, कुछ प्राकृतिक विभाजन भी हमको देखने को मिलता है जो कि अलग अलग प्रकार से जैसे नदियों के अनुसार इनको विभाजित कर दिया गया है। तो यहाँ 4 विभाजन हमको देखने को मिलता है। देखिए कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब अगर बात करें कश्मीर या पंजाब हिमालय की तो देखिए सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय है उसको बोला जाता है कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय की बात करें तो कुमायूं हिमालय सतलुज और जो काली नदी है, काली नदी और सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय है उसको बोला जाता है कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय किसको बोला जाता है? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय बोला जाता है। असम हिमालय की अगर बात करें तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का हिमालय क्या कहलाता है? ये कहलाता है असम हिमालय।
तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो देखिए यहाँ पे कश्मीर या पंजाब हिमालय की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया सतलुज और सिंधु नदी के बीच का हिमालय है। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेगा? देखिए सिंधु नदी ये आपको देखने को मिलेगी इधर से, और सतलुज नदी ये देखने को मिलेगी। तो ये दोनों नदियों के बीच का जो हिमालय वो हमको किस नाम से जाना जाएगा? ये जाना जाएगा यहाँ पे एक प्रकार से पंजाब हिमालय के नाम से या कश्मीर हिमालय के नाम से इसको जाना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम एक प्रकार से एक एक करके। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जो है एक प्रकार से कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो ये सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच का हिमालय, इसको इस नाम से जाना जाता है कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से, जो कि अगर देखें यहाँ पे तो हमको यहाँ पे 560 किलोमीटर लंबाई में ये विस्तृत है। और यह हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। हिमालय की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक है। जैसे अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमको यहाँ से सबसे ज़्यादा 250 से 400 किलोमीटर यहाँ पे चौड़ाई देखने को मिलेगी ये वाले भाग में। ठीक है, और इधर आपको पता है इधर कम होते जाती है। विस्तार की बात करें तो जो कश्मीर व हिमाचल प्रदेश राज्यों में ये फैला है, यानी कि ये कश्मीर में भी फैला है और प्लस हिमाचल प्रदेश वाले जो राज्य है उसमें भी फैला है। इसके अंतर्गत हम देखें तो हमको क्या क्या देखने को मिलता है? एक तो लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी, ये सभी देखने को मिलती है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमको देखिए जास्कर देखने को मिलता है, लद्दाख देखने को मिलता है, काराकोरम देखने को मिलता है, उसके बाद धौलाधर देखने को मिलता है और पीर पंजाल देखने को मिलता है। तो आप नोट करते चलिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ विभिन्न हिमानियाँ भी यहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं बाल्टोरो हिमानी। उसके अलावा आप सियाचिन की बात करें तो सियाचिन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कुछ झील भी यहाँ देखने को मिलती है, झील जैसे कि डल झील, बुलर झील यहाँ देखने को मिलेगी। उसके अलावा कुछ खारे पानी की झील भी यहाँ देखने को मिलेगी, जैसे हम देख सके हैं यहाँ पे पांगोंग झील, पांगोंग सो झील यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद सेव मुरारी, ये झीलें यहाँ प्रमुख रूप से हमको देखने को मिलती है खारे पानी की। तो ये तो बात हुई किसकी? कश्मीर या पंजाब हिमालय की। इसी में ही हमको यहाँ पे देखिए जो करेबा है, यानी कि कश्मीर हिमालय में करेबा जो झीलीय निक्षेप है वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसके कारण हमको प्रूफ मिला है कि जो करेबा है उससे हमको जो है हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है, ये पता चलता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हिमालय है हमारा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की अगर बात करें तो कुमायूं हिमालय आपको पता है कौन कौन सी नदियों के बीच का स्थान है? सतलुज एवं काली नदी के बीच का जो स्थान है, यानी कि सतलुज नदी और यहाँ पे हमको काली नदी देखने को मिलती है। इसके बीच का स्थान क्या नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ हमको 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र देखने को मिलता है। और उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड में ये विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें यहाँ पे तो हमको उत्तराखंड में ही नंदा देवी देखने को मिलती है। 7,817 किलोमीटर नहीं मीटर ऊंची देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके पश्चिम एवं पूर्वी भाग की अगर बात करें तो इसका पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी भाग की अगर बात करें तो ये पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा यहाँ पर देखा जाता है। उसके बाद प्रमुख चोटियों की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रमुख चोटियाँ देखने को मिलती है बद्रीनाथ, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं केदारनाथ, उसके बाद आप देख सकते हैं त्रिशूल, उसके बाद माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत, ये सभी प्रमुख चोटियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ नदियों का उद्गम स्थल भी यहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि एक गंगोत्री जो ग्लेशियर है उससे गंगा नदी देखने को मिलती है, और एक यमुनोत्री जो ग्लेशियर है उससे यमुना नदी देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं। और इसी क्षेत्र में हमको एक प्रकार से जो झील है, झील भी यहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि नैनीताल के निकट हमको नैनीताल झील देखने को मिलती है, भूमिताल देखने को मिलती है। उसके बाद सात ताल, सब ताल हमको यहाँ देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत झील। और दर्रों की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको दो दर्रा देखने को मिलते हैं, एक तो माना दर्रा और एक नीति दर्रा। ये सभी कहाँ पे स्थित है? कुमायूं हिमालय के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेपाल हिमालय की अगर बात करें तो नेपाल हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच का स्थान है? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का स्थान आपको किस नाम से जाना जाता है? ये नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें हम देख सकते हैं, देखिए जो हिमालय है
उसमें हमको मुख्य रूप से 800 किलोमीटर ये लंबाई में विस्तृत है, जो कि कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। और हिमालय की चौड़ाई, इस हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम हमको देखने को मिलती है। क्षेत्रफल की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो क्षेत्रफल आपको 1,16,800 वर्ग किलोमीटर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसका क्षेत्रफल नेपाल हिमालय का। और इसी श्रेणी को हम एक प्रकार से सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय और भूटान में भूटान हिमालय के नाम से जाने जाते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार से इसको जाना जाता है। एक तो सिक्किम के नाम से जाना जाता है, अगर सिक्किम में पहुँचे सिक्किम हिमालय, और अगर हम पहुँचे पश्चिम बंगाल में तो इसको दार्जिलिंग के नाम से जाना जाता है, और भूटान में अगर पहुँचे तो भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है। औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो औसत ऊंचाई इसकी 6,250 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो सबसे ऊंची चोटियों में यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, एक तो देखने को मिलती है अन्नपूर्णा, जो कि हमने देखे 8,073 मीटर। उसके बाद हमको देखने को मिलती है धौलागिरी, ये धौलागिरी कितनी है 8,172 मीटर। उसके अलावा हमको गोसाई थान देखने को मिलती है, कंचनजंगा देखने को मिलती है, मकालू, एवरेस्ट, ये सभी यहीं पे नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। इन सब की ऊंचाई आप देख सकते हैं, मैंने जब वहाँ पे पीछे बताया, पीछे की स्लाइड में जो सबसे ऊंचे शिखर है उसमें आप इनकी ऊंचाई देख सकते हैं। अब लास्ट जो है हमारा वो है असम हिमालय। तो असम हिमालय की अगर बात करें तो असम हिमालय के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इसका, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो स्थान है वो कहलाता है असम हिमालय। और इसकी एक प्रकार से अगर देखें तो इसकी जो लंबाई है 750 किलोमीटर इसकी लंबाई में विस्तृत है, जो कि नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है। ठीक है, यह सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों तथा भूटान देश में विस्तृत है। मतलब ये कहाँ पे है, एक तो सिक्किम में भी है, एक तो नेपाल में भी है। ठीक है, सॉरी नेपाल में नहीं, ये भूटान में है, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में भी है और एक असम में भी है। ठीक है, ये इतनी जगह में विस्तृत है। इसके अलावा असम हिमालय की अगर बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी प्रमुख यहाँ पे चोटियाँ देखने को मिलती है, जैसे कि हमको यहाँ पे काबस चोटी देखने को मिलती है, जांग सांगला चोटी देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको पोहनी देखने को मिलती है, नामचा बरवा आपको याद होगा, ये भी यहीं पे देखने को मिलती है असम हिमालय के अंतर्गत। कुछ यहाँ पे नदियाँ देखने को मिलती है, प्रमुख रूप से दिबांग नदी, दिबांग दिहांग नदी ये है। ठीक है, इसके अलावा आपको लोहित नदी देखने को मिलती है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी तो आपको पता ही है। ठीक है, ये सभी प्रमुख नदियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है असम हिमालय में। उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे हमको हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा, जो कि 7,756 मीटर है, वो भी यहीं पे अरुणाचल प्रदेश तिब्बत की सीमा पर स्थित देखने को मिलती है। कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे अगर देखें जेलेपला दर्रा, बुमला, सेला, तेगा, यांग्याप, कारपोला, ये सभी दर्रे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे, असम हिमालय के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे हिमालय के बारे में देखें। तो अब इसके बाद तो हमारा जो है प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमने हिमालय के बारे में, जो उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला है उसके बारे में हमने जाना है, तो हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखे हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर किया है। तो देखिए हमारा जो है भारत के भू आकृतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं हम। भू आकृतिक प्रदेश हमने देखे कौन कौन से होते हैं, और ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखे हैं। देखिए यहाँ पे अच्छे से मैंने सारी चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब किया हूँ। और समुद्र तल से किसकी ऊंचाई सबसे अधिक है वो भी हमने देखे। भारत के मुख्य भू आकृतिक प्रदेश में हमने देखे इतने प्रकार चीज़ें देखें, जिसमें हमने उत्तर पर्वतीय श्रृंखला के बारे में जाने, जिसमें हमने सारी चीज़ें यहाँ विस्तार से देखें। उसके बाद हमने हिमानी हिमनद के बारे में जाने, कुछ प्रमुख हिमनद हमने देखे थे यहाँ पे, उसकी स्थिति और उसकी लंबाई। फिर हिमालय के समानांतर संरचना के आधार पर 4 जो हिमालय है वो हमने देखे, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय, हिमाचल क्षेत्रीय या लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसके बाद शिवालिक या निम्न हिमालय या बहा हिमालय बोल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में या सभी टॉपिक के बारे में हमने अच्छे से यहाँ पे देखा है। जो हिमाद्री है, उसके बाद हम देख सकते हैं लघु मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, कुछ ऊंचे शिखर के बारे में जाने। अब हिमालय का प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत हमने कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पे विस्तार से जाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ हम देख सकते हैं कंप्लीट। यहाँ पे देखिए असम हिमालय तक हमने सारी चीज़ें देख लिए।
तो हिमालय यानी उत्तर पर्वतीय जो श्रृंखला है वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब प्रायद्वीपीय पठार। तो आपको लेक्चर कैसा लगा इसको ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप थोड़ा सा कर दीजिए कि आप दूसरों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, डिसलाइक नहीं करें, डिसलाइक करने के पहले आप बता दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर में उसको सुधार पाऊँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।